आइए दोस्तों, तो हम पॉलन ग्रेन वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। क्लियर हुआ कि ये पॉलन ग्रेन की डायमीटर दे रखा है। डायमीटर मीन्स ये जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी डबल ऑफ रेडियस। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 लेयर होता है। द आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, यानी एक्साइन में आउटर लेयर होता है और इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिनिन। ध्यान दीजिएगा, एक्साइन की आउटर लेयर इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। और ये स्पोरोपोलिनिन एक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कार्बन कंपाउंड्स है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। कि ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर या स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को झेल सकता है। झेल सकता मतलब कंट्रोल कर सकता है, उस पर थोड़ा बहुत हाई एसिड भी हो तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फॉर नोन। कि जो भी हमारे एंजाइम्स है वो एंजाइम स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड या खराब नहीं कर सकती है। pollen grain exine has prominent aperture called germ pores where sporopollenin is absent। तो सपोज करिए ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ठीक है, और इसके आउटर में जो एक सपोज करिए कि इस तरीके से ये हमारा है स्पोरोपोलिनिन की लेयर, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे ये छुटा हुआ है, ठीक है, थोड़ी दूर पे देखिए खाली जगह है। तो इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? जर्म पोर। क्लियर हुआ? खाली जगह क्या बोलेंगे? जर्म पोर। ये जो एक्साइन वाली लेयर है, एक जगह पे थोड़ा सा खाली होगा तो उस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? जर्म पोर। और जहाँ पे हमारा स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। क्लियर हुआ? Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। और इस pollen grain को हम लंबे समय के लिए एज अ फॉसाइल हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग array of patterns and designs। कि ये अलग अलग पैटर्न में या डिज़ाइन में होते हैं। आगे देखिए, द इनर वॉल ऑफ द pollen grain कॉल्ड एंटाइन, यानी बाहर होता है एक्साइन, एक्साइन की लेयर होती है एंड ओ स्पोरोपोलिनिन, और एक ऐसा जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलेंगे? जर्म पोर। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे? जर्म पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंटाइन। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है और एंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर एंड कंटेन 2 सेल्स। कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है उसमें कितने सेल होते हैं? 2 सेल। एक तो सेल होता है आपका वेजिटेटिव सेल और एक सेल होता है जर्मिनेटिव सेल। और इसका जो फिगर है वो आपके सामने बना है, ये देखिए फिगर 2.5b, यानी ये नीचे वाला, ये जो फिगर है
ये वाला। तो ये देखिए वेजिटेटिव सेल, और एक हो गया जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में एक न्यूक्लियस है जो कि इरेगुलर शेप का है, और यहाँ नीचे जो जनरेटिव वाला सेल है इसमें देखेंगे आप एक स्पिंडल शेप का, यानी थोड़ा सा ऐसे लंबे टाइप का एक न्यूक्लियस है। क्लियर हुआ दोनों का न्यूक्लियस। एक में इरेगुलर, यानी ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इरेगुलर है, इसका कोई शेप नहीं है ढंग का, और नीचे वाला है स्पिंडल शेप। चलिए तो आगे देखते हैं। जो वेजिटेटिव सेल अभी हमने देखा, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्वर एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। ये जो वेजिटेटिव सेल होता है उसमें फूड रिजर्व किया हुआ होता है, और इसमें एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, मतलब तैरता रहता है। आगे देखिए। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, एक डेंस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें एक स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग वाले प्लांट्स, pollen grains are shed at this two-celled stage. In remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before pollen grain are shed. क्लियर हुआ कि कुछ में तो यही दो सेल स्टेज होता है, लेकिन कुछ में ये जो जनरेटिव वाला सेल है ये डिवाइड होता है माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस करता है और दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक तो वेजिटेटिव वाला सेल, कितने सेल हो गए इस तरीके से हमारे पास, एक तो आपका जो ऊपर वेजिटेटिव वाला, ठीक है, और नीचे तो जनरेटिव वाला फिर से दो, यानी एक दो तीन, तीन सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुछ में तो दो सेल ही रहता है और कुछ में तीन सेल। pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder। और वो डिसऑर्डर कौन कौन से, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो जाता है, जैसे कि हमारा अस्थमा हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया। ये दो लंग्स के डिजीज है, और वो भी कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज अ contaminated with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। तो ये जो देख सकते हैं आप एक व्हीट ग्रास, या जिसको हम बोलते हैं पार्थेनियम, ये आया था इंडिया में, इंपोर्ट हुआ मतलब दूसरे देश से आया हुआ, ठीक है, जो कि एक पॉलन ग्रेन के लिए जो एलर्जी होता है उसको कॉज करता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट भरे हुए होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे यूएसए वगैरह, इधर क्या होता है कि कई सारे ये पॉलन प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन से बने हुए प्रोडक्ट जो कि टैबलेट और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल हैं। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और यहाँ पे कुछ बातें हैं कि अगर पॉलन ग्रेन वाली जो चीज़ें हैं उसको लेने से क्या होता है, एथलीट की या फिर जो हॉर्स है रेस में जो भागती है घोड़ा, उनका परफॉर्मेंस
बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हैं, कुछ दे रखा है पोलन टैबलेट का ओवरव्यू। When once they are shed, pollen grains have to be land on stigma। कि एक बार अगर पोलन ग्रेन निकल गया तो उसको पहुंचना होता है फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर, यानी वो जो लैंडिंग वाला पार्ट हमने देखा था ना, उस लैंडिंग पार्ट पे पहुंचना होता है फीमेल के। फिर क्या होता है, बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। कि अगर उस पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करना है तो उनके खराब होने से पहले उसको स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना होता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी। कि आपको क्या लगता है कि ये कितने देर तक हमारा पोलन ग्रेन खराब नहीं होता होगा, कितने लंबे टाइम तक। द पीरियड फ्रॉम विच पोलन ग्रेन्स रिमेन viable is highly variable and some extent depends on the prevailing temperature and humidity। कह रहे जो पोलन ग्रेन की जो पीरियड है, यानी अच्छा रहने का या ख़राब ना होने का, ये कई बातों पे डिपेंड करता है। और उसमें से है जैसे हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। क्लियर हुआ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release। कि जो कुछ ग्रेन है जैसे कि हमारा चावल हो गया या फिर गेहूं हो गया, इनके पोलन ग्रेन रिलीज होने के जस्ट 30 मिनट के अंदर वो खराब हो जाता है। और कुछ रोजेसिया है, फिर लेग्यूमिनस है, फिर सोलेनेसी है। दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। और इनकी वायबिलिटी या फिर ये जो अच्छे रहते हैं मंथ तक। ठीक है, मतलब कई मंथ तक ये अच्छे रह सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू मे हैव हियर्ड स्टोरिंग स्टेमन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कि आपने सुना होगा कि सीमेन को स्टोर किया जाता है या स्पर्म को स्टोर किया जाता है, यहाँ तक कि इंसान के स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, यानी आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराने के लिए या फिर ओवरी तक पहुँचाने के लिए। It is possible to store pollen grains of large number of species for years in the liquid nitrogen, और जिसका टेम्परेचर होता है -196। तो इस तरीके से हम कई स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं, वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crops breeding programs। तो इन pollen grains को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ बीज को भी हम स्टोर करके रखते हैं उसी तरीके से। तो ये कहलाता है pollen bank। pollen bank मतलब कई सारे हमारे पास कलेक्शन ऑफ pollen grain, और सीड बैंक मतलब कलेक्शन ऑफ सीड्स। तो इस तरीके से pollen grain को भी हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है वो खतरे में होती है, तो उनके पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम आपके साथ फिर से, द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक। तो यहाँ से एक वर्ड थोड़ा सा आप और ध्यान रखिएगा कि जो पोलन ग्रेन है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। और फीमेल पार्ट वाले ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोर। मेगा मीन्स फीमेल और माइक्रो मीन्स मेल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।